तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग आपके 01-2024 बैचेस के रिगार्डिंग नए रिक्रूटमेंट जारी कर दिए गए हैं। तो इस वीडियो में बताएंगे इसके रिगार्डिंग एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये भी बताएंगे कि आपके सैलरी आपको कितने मिलेगी, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, तमाम जानकारी यहाँ पे आपको देंगे। तो वीडियोस पे बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। और स्टूडेंट्स सभी आपको बताना चाहेंगे कि कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग हमने आपके कोस्ट गार्ड खासकर जीडी के रिगार्डिंग हमने बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको दिए हुए हैं पहले से भी, और उस प्लेलिस्ट को पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन को निकाला है और आप भी बिल्कुल निकाल सकते हैं। जाकर उस प्लेलिस्ट को देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है प्लेलिस्ट, अच्छे से उसको वॉच कर लेते हैं तो बिल्कुल आप आसानी तौर से आपको एग्जामिनेशन में वो डेफिनेट तौर पर हेल्प करेगा। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियोस की ओर। और वीडियोस अगर अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियोस की ओर, जानते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। फ्रेंड्स आप सभी देख रहे होंगे यहाँ पे, ये आपका ऑफिशियल साइट है, आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपका कोस्ट गार्ड के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे आपको बता दें कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा, यानी एग्जामिनेशन कहने का मतलब आपका जो फॉर्म भराएगा वो 8 सितंबर 2023 से तो आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म भराएगा वो 8 सितंबर 2023 से लेकर आपके 22 सितंबर 2023 के बीच में आपका फॉर्म भराएगा। तो इसी के बीच में आपको क्या करना है, अपने फॉर्म को भर लेना है। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे 3 प्रकार के पोस्ट है। पहला पोस्ट है आपका डोमेस्टिक ब्रांच, दूसरा है जनरल ड्यूटी यानी जीडी और तीसरा आपका यांत्रिक। आपके जो डोमेस्टिक ब्रांच है उसके लिए आपको क्लास 10th पास होना चाहिए सिंपली किसी भी बोर्ड से। देन फिर यदि आप बात करते हैं जनरल ड्यूटी के बारे में, तो जीडी के लिए आपको क्लास 12th पास होना चाहिए, लेकिन क्लास 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। और बात कर लेते हैं अब हम यांत्रिक के बारे में। तो यांत्रिक में आपका क्लास 10th के बाद यदि आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग में, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर आपने 10th पास किया है और 12th पास किया है, किससे, आपका एजुकेशन बोर्ड, काउंसिल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, और साथ ही साथ आपने उसके बाद भी यदि आपने डिप्लोमा किया है, यानी 10th के बाद भी डिप्लोमा किया है, या फिर आपने 10th करने के बाद 12th किया है और उसके बाद डिप्लोमा किया है, तब भी आप इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के पोस्ट है और तीनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने आपको बता दिए हैं, बिल्कुल सिंपल है। बात करते हैं यदि डिप्लोमा के बारे में, तो आप दिए हुए विभिन्न ब्रांच जो है जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें से यदि किसी से भी आपने यदि डिप्लोमा आपने किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। आप अपने यहाँ से डिप्लोमा के जो डिग्री है उसको यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं जो कि हमारा एज लिमिट के बारे में है। आपका जो एज लिमिट है वो कम से कम 18 ईयर से लेकर मैक्सिमम 22 ईयर के बीच में होना चाहिए। यानी आपका जो एज है वो 1 मई 2002 से आपका 30 अप्रैल 2006 के बीच में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं वो आपको यहाँ पे भी दिए जाएंगे। वैकेंसी के बारे में बात करें तो टोटल आपका ये जो वैकेंसी है ये आपका अलग सभी ब्रांच के लिए अलग अलग है। जैसे कि जनरल ड्यूटी की बात करें तो 260 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज यहाँ से चेक कर सकते हैं। और डोमेस्टिक ब्रांच डीबी के लिए बात करते हैं तो 30 वैकेंसी है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी वैकेंसी आप यहाँ पे 20, 25, 20 और 15 यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी आपके वैकेंसी के बारे में हो गया, एज लिमिट हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस सभी आपके। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो रहेगा वो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट प्रोसेस में आपको बता दें कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो विभिन्न 4 स्टेजेस में आपके किए जाएंगे, ठीक है। पहला स्टेज जो रहेगा जो कि आपका रिटन एग्जामिनेशन रहेगा। दूसरा स्टेज में आपके क्या होंगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपके जो मेडिकल ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट होते हैं वो होंगे। और देन फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। पहले स्टेज की बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट स्टेज है जो कि आपका सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका यहाँ पे सिंपली आपको सीबीटी एग्जामिनेशन लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सभी ब्रांच के रिगार्डिंग अलग अलग आपकी एग्जामिनेशन कैसे कैसे क्या किस प्रकार से होंगे। बात करते हैं सबसे पहले हम डीबी के बारे में। तो आपका जो डीबी में होंगे एग्जामिनेशन वो आपके यहाँ पे सिर्फ एक सेक्शन में एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। एक सेक्शन में एग्जामिनेशन होगा और यहाँ पे पासिंग मार्क्स भी रखा गया है। आपका अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 30 मार्क्स और एसटी/एससी के लिए 27 मार्क्स। पासिंग मार्क्स सभी के आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसे बताने की जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं डीबी के रिगार्डिंग। तो डीबी में आपके स्टेज 1 में ही 2 पेपर होंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ठीक है। फिर यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए भी 2 पेपर होंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 3। फिर यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेक्शन 1, सेक्शन 4 और यांत्रिक मैकेनिकल के लिए सेक्शन 1, सेक्शन 5। यानी बाद बाकी सभी जो पेपर है डीबी को छोड़कर आपके बाद बाकी चारों पेपर में, चारों पोस्ट में आपके क्या होंगे, 2-2 सेक्शन में एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो पहला सेक्शन का जो सिलेबस है वो आपके इसमें मैक्सिमम मार्क्स 60 रखा गया है, टाइमिंग 45 मिनट का होगा और टोटल नंबर क्वेश्चन भी 40 होगा। यहाँ पे मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके से क्वेश्चन होंगे और आपको क्लास 10th के सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं सेक्शन 2 के बारे में जो कि आपका सेक्शन 1 देखिए सभी के लिए सेम है, ठीक है। सेक्शन 1 सभी के लिए सेम है। सेक्शन 2 किसके लिए है, सेक्शन 2 आपका जीडी के लिए, ठीक है। और बाद बाकी सभी किसके लिए है, आपके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अब हम यहाँ पे कि सेक्शन 2 में क्या क्या पूछे जाएंगे। तो सेक्शन 2 में जो पूछा जाएगा वो हो गया आपके मैथ्स और फिजिक्स के 25-25 क्वेश्चन होंगे। 12th के लेवल के होंगे मैथ्स फिजिक्स, ठीक है। 12th क्लास 12th लेवल के, वो भी सीबीएसई लेवल के।
फिर सेक्शन 3 सेक्शन 4 के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 50-50 क्वेश्चन होंगे, डिप्लोमा लेवल के बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस होंगे। यहाँ पे देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रखा गया है। यदि आपको क्वेश्चन आता है तो उसे अच्छे से बनाइए, देन फिर नहीं आता है तो उसे क्या कर सकते हैं आप, उसे छोड़कर भी नहीं आइए, उसे भी आप जरूर बना लीजिए। ठीक है, बात करते हैं अगर पहला स्टेज आपका निकल जाता है तो दूसरा स्टेज में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जो कि 1.6 किलोमीटर का रन होगा, 20 उठक बैठक होगा और 10 पुशअप होगा। उसके बाद क्या होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका क्या होगा, एक इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो कि बेसिक से आपको चेक किया जाएगा। जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 3 में आपका क्या होगा, एकदम पूरा कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, थोरोली आपके एक एक चीज को चेक किया जाएगा, थोरोली आपके डॉक्यूमेंट को भी चेक किया जाएगा। फिर लास्ट में आपका फाइनल मेडिकल भी होगा जो कि आपका INS चिल्का में होगा। ठीक है, उसमें आपके एक एक चीज को, शरीर के सारे चीजों को चेक किया जाएगा। लास्ट स्टेज जो है आपका स्टेज 4 है। देखिए स्टेज 2 में जो होगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट के साथ आपका इनिशियल मेडिकल होगा जो कि थोड़ा सा बेसिक चेक किया जाता है। ठीक है, और आपका स्टेज 3 में होगा जो फाइनल मेडिकल भी कह सकते हैं, और आपका INS चिल्का में कंप्लीट मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, और स्टेज 4 में क्या होंगे आपके यहाँ पे भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा और थोड़ा मोड़ा मेडिकल होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है इसके रिगार्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस है। अगर हम काम की बात करें आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, तो नाविक जो DB होते हैं, DB का काम होता है सिंपली आपके अलग अलग जो भी उसमें कह सकते हैं कि उसमें अलग अलग प्रकार के जो काम होते हैं, जैसे कि उनका कोई काम निश्चित नहीं होता है, उनको गार्ड का भी ड्यूटी एक तरह से दे दिया जाता है, या फिर कोई कागज पत्र का भी काम दे दिया जाता है। ठीक है, लिखा पढ़ी का भी काम होता है, कोई मेंटेनेंस में मतलब कोई आपको कहीं कोई जा रहा है तो उसका आने जाने का पूरा चीज ब्यौरा, वो सभी चीज, स्टॉक का ब्यौरा है, स्टॉक में कितना सामान है, ये सभी चीज भी काम उनको दे दिया जाता है। बात करते हैं अगर GD के बारे में, तो GD का क्या होता है, टेक्निकल काम होता है थोड़ा सा उनका। और जो हमारे बच गए लास्ट यांत्रिक जो क्या होते हैं मेंटेनेंस वर्क में होते हैं, जैसे कि जो भी आपके इंजीनियरिंग फील्ड होते हैं उसमें जितने भी गाड़ी होते हैं मैकेनिक वाले काम, वो सभी चाहे रडार होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, वो सभी चीज से रिलेटेड उनको काम करना होता है। तो ये काम हो गया इसके रिगार्डिंग। अब सभी कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में समझ में आ चुका होगा। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपको सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में कि आपको यहाँ पे सैलरी जो होगा वो किस प्रकार से कैसे मिलेगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे सैलरी के बारे में और आपके प्रमोशन प्रीक्विसाइड्स के बारे में, तो उसके बारे में समझ लीजिएगा ध्यानपूर्वक आप यहाँ पे। तो इसको देखेंगे अगर सैलरी के बारे में, तो नाविक जो GD होते हैं उनके सैलरी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं यहाँ पे। उनका बेसिक पे जो होगा 21,700 लेवल 3 का बेसिक पे होगा, और आपका स्टार्टिंग का सैलरी लगभग आपका 45 के आसपास रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपके अदर अलाउंसेस भी जुड़ जाते हैं। ठीक है, फिर जो DB होते हैं डोमेस्टिक ब्रांच, उनके 21,700 उनका भी लेवल 3 का ही रहेगा, लेकिन यांत्रिक का लेवल 5 का सैलरी रहेगा 29,200, और उसमें आपका प्लस अलाउंसेस रहेंगे। ठीक है, और उनको एक 6200 का क्या होगा ग्रेड पे भी मिलता है, जो कि क्या होता है आपका जो उनका टेक्निकल अलाउंसेस होता है, इस कारण से उनको ये 6200 का एक एक्स्ट्रा पर्क उनको दिया जाता है। ठीक है, बाद में बात करते हैं यदि अगर आपका प्रमोशन होता है तो आपको प्रधान अधिकारी और प्रधान सहायक इंजीनियर के तौर पे आपका वहाँ पे प्रमोशन होता है, जो कि आपका लेवल 8 का सैलरी वहाँ पे आपको दिया जाता है 47,600 के बीच में, और बाद में आपका 6200 का आपका एक प्रकार से यांत्रिक अलाउंसेस भी मिलता है। ठीक है, वो सिर्फ आपको यांत्रिक वाले को मिलता है। अगर बात करते हैं यहाँ पे अदर बेनिफिट्स के बारे में, तो आप देख सकते हैं बेनिफिट्स, फ्री राशन मिलता है, क्लॉथिंग मिलता है, गवर्नमेंट एकोमोडेशन मिलता है, 45 डेज का लीव मिलता है अर्न लीव, और 8 डेज का कैजुअल लीव भी मिलता है, और पेंशन स्कीम में आपका जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम होता है उसमें भी आपका नाम होता है, फिर कैंटीन फैसिलिटी मिलता है, और ESH मेडिकल फैसिलिटी भी मिलता है यहाँ पे। ठीक है, इंश्योरेंस आपका 75 लाख का इंश्योरेंस कवरेज मिलता है, यदि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आपको 75 लाख का इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा आपके परिवार को। ठीक है, तो ये प्रकार से क्या होते हैं आपके 7 प्रकार से अलाउंसेस और आपको सैलरी स्ट्रक्चर होते हैं। तो शायद आपको सभी तमाम जानकारी यहाँ पे आपको मिली होगी जो कि हमने देने का प्रयास किया है। इसके बाद भी यदि कुछ जानकारी आपको रह जाती है जो कि आपको पता होना चाहिए तो आपसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। और हालांकि बहुत सारे वीडियो पहले से भी आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे जो कि कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग, तो जाकर उसे देखिए और अच्छे से समझिए। तो रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।